हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर इन दोनों फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इस चैनल पर आकर आप देख सकते हैं, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। जैसे 9th क्लास का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको मेरे वो नोट्स कंप्लीट कराऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके मैंने बहुत पहले क्वेश्चन किए थे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बाद वही क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो मैं किसके ऊपर बनाऊँ। 9th क्लास के बाद में आपको 10th क्लास के नोट्स चाहिए या फिर वो नोट्स जो मैं आपको वन शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। आप देख लेना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मैंने बहुत पहले बनाए थे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पहले मैं आपको वो कंप्लीट कराना चाहती हूँ। अगर आपको करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताया कीजिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अध्याय 3, ठीक है, इसका नाम है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। वाइमर गणराज्य का जन्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जनता के बारे में, युद्ध के असर, राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट, मंदी के वर्ष, ये हम पढ़ने वाले हैं। हिटलर का उदय होता है, इसमें क्या होगा, लोकतंत्र का ध्वंस और पुनर्निर्माण, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण कैसा था, ये पढ़ने वाले हैं। नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी, इसके साथ में है मातृत्व में नात्सी सोच, प्रचार कला और हेलोकास्ट, महाध्वंस, ठीक है। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नस्लवादी राज्य की स्थापना, नस्लीय कल्पना, लोक यूटोपिया। सबसे पहले है वाइमर गणराज्य का जन्म, ठीक है। तो जर्मनी ताकतवर साम्राज्य है और ऑस्ट्रिया भी। तो जो जर्मनी क्या है, एक ताकतवर साम्राज्य है, और इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रिया है वो भी एक बहुत ताकतवर है, ठीक है। ऑस्ट्रिया व जर्मनी ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। तो जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी है, इन दोनों ने मिलकर क्या लड़ा, प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इन दोनों के एक साथ लड़ा था। एक तरफ ये थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। तो एक तरफ कौन थे, जर्मनी और ऑस्ट्रिया थी दोनों, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, कौन थे, मित्र राष्ट्र। तो ये इसमें कौन कौन थे, फ्रांस था, इंग्लैंड था और रूस थे, ठीक है। तो इंग्लैंड तो हमारे, इंग्लैंड में से जो अंग्रेज थे वो तो हमारे उस टाइम पे भारत में क्या था, अंग्रेजों का कब्जा चल रहा था, ठीक है। और जब गांधी जी भारत आए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा था कि भारत की जनता को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, उनकी सेना में सेना बनकर भाग लेना चाहिए, ठीक है। तो इसी में युद्ध में भाग लेने के लिए उन्होंने कहा था। तो एक तरफ थी ऑस्ट्रिया और जर्मनी, और दूसरी तरफ कौन था, मित्र राष्ट्र, जिसको बोलते हैं फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, ये तीनों थे, ठीक है। बाद में आके इसमें अमेरिका भी शामिल हो जाता है। तो जब ये युद्ध होता है तो कौन जीत जाता है, स्टार्टिंग में जर्मनी होती है। तो जर्मनी क्या कर लेती है, फ्रांस और बेल्जियम, जो फ्रांस और बेल्जियम है, इन पे जर्मनी ने क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है, ठीक है। फिर 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। अभी कहा था ना, अमेरिका जो है वो भी क्या हो जाएगा, मित्र राष्ट्र में आगे चल के शामिल हो जाता है 1917 में, ठीक है। 1914 के बाद 15, 16, 17 में जब 1917 आता है तो अमेरिका किसके साथ मिल जाता है, मित्र राष्ट्र के साथ, ठीक है। फिर 1918 में क्या होता है, जर्मनी ने घुटने टेक दिए। जर्मनी हार जाती है तो वो घुटने टेक देती है अपने, ठीक है। और जब मुझे घुटने टेक देती है तो फिर एक संधि होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब जर्मनी जो है फ्रांस के सामने घुटने टेक देती है मित्र राष्ट्र के सामने, तो फिर वो क्या करते हैं, एक संधि रखते हैं। तो उसका नाम है वर्साई की संधि। तो ये वर्साई की संधि जो थी वो होती है, और इसमें कुछ कठोर शर्तें थी। तो कौन कौन सी थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है उपनिवेशों जो जर्मनी के थे, ऐसे जो उपनिवेश जो जर्मनी के पास थे वो मित्र राष्ट्र के पास चले गए। किसने ले लिए, मित्र राष्ट्र में, क्योंकि वो आपस में बांट लेंगे जो जर्मनी के उपनिवेश थे, ठीक है। और इसमें क्या क्या लिया, 10% आबादी ले ली, 10% जो आबादी थी उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, जर्मनी की जो थी। इसके बाद में 13% भूभाग पर कब्जा कर लिया, ठीक है। भूभाग मतलब उसकी जो जमीन थी 13%, उस पर जर्मनी की जो थी उस पर कब्जा कर लिया मित्र राष्ट्र ने। फिर क्या होता है, 75% लोहा भंडार। लोहा भंडार क्या होता है, लोहा भंडार जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज संसाधन थे, और ये कहाँ पे था, राइसलैंड में, ठीक है। तो राइनलैंड था, ठीक है, राइनलैंड, यहाँ पे क्या था, खनिज संसाधन से संपन्न क्षेत्र, ये भी ले लिया किसने, मित्र राष्ट्र ने। 5वां था
26% कोयला भंडार पर इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। छठा था फ्रांस और पोलैंड और लिथुआनिया, इन पे क्या कर लिया, इसने कब्जा कर लिया। ये जर्मनी के पास थे, इन पे क्या कर लिया, इसने कब्जा कर लिया। इसके बाद में 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया, यानी कि 6,000 का इनके ऊपर कर्ज चढ़ गया, इनको चुकाना पड़ेगा। और ये कैसा था, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक रूप से, मतलब इतने पैसे जिनको जर्मनी में पौंड बोलते थे, ये इनको देना पड़ेगा, ठीक है, 6 अरब पौंड। आगे है युद्ध का असर। इस युद्ध का क्या असर पड़ा, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है, दूसरा क्या पड़ा, पूरे राज्य का जो जुर्माना था उसके ऊपर भी असर पड़ा है, और सिपाहियों के सम्मान में प्रतिष्ठा, ठीक है। तो अपराध बोध की भावना जर्मनी में बदली है। अपराध बोध की क्या बदली, भावना आ जाती है जर्मनी में, मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है उनके ऊपर। इसमें आर्थिक असर क्या पड़ता है, कर्ज देने वाला यूरोप अब कर्ज लेने वाला बन गया है, ठीक है। नवजात वाइमर गणराज्य जो था उसने जर्मनी से लिया गया आर्थिक स्तर पर अपंग हो गए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, आर्थिक स्तर पर बहुत ज्यादा अपंग होगा जर्मनी से, ठीक है। सिपाहियों के सम्मान में प्रतिष्ठा थी। इसके बाद में क्या हुआ है, कंदक, एक शब्द आता है यहाँ पे कंदक। कंदक है क्या, तो युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे। तो जब युद्ध होता है तो उस मोर्चे पर सैनिक जहाँ पे छुपते हैं तो क्या करते हैं, वो गड्ढे खोदते हैं। तो जिस तरीके के वो गड्ढे खोदते थे उन्हीं को बोलते थे कंदक, ठीक है। ये शब्द है, इसका अच्छी तरीके से आप देख लेना। सोवियत क्या होता है, सोवियत होता है स्थानीय प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी गई सत्ता। तो जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, जो सत्ता चुनते हैं, वो उनको बोलते हैं सोवियत, ठीक है। इसके साथ आप संघ भी जोड़ सकते हैं, सोवियत संघ इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं राजनीतिक रेडिकलवाद, जिसमें अमूल परिवर्तन और आर्थिक संकट आते हैं। ये देखते हैं क्या था। सबसे पहले रूस की जो बेलशेविक क्रांति थी उसकी तर्ज पर जर्मनी में स्फटिक लीग विद्रोह करता है। क्या करता है, स्फटिक लीग जो है जर्मनी में क्या करता है, विद्रोह करता है। स्फटिक लीग, ठीक है, एक नाम है, ये एक संगठन है। क्या है, ये एक नाम, जिसका नाम है स्फटिक लीग, ये क्या है, संगठन है। ये क्या करता है, जर्मनी में एक विद्रोह करता है, लेकिन सरकार जो है इसका दमन कर देती है फ्री फोर्स संगठन की मदद से। इसका दमन कौन करता है, ये करता है फ्री फोर्स संगठन। और ये फ्री फोर्स संगठन पहले सैनिक संगठन था। पहले क्या था, ये सैनिकों का संगठन था, इसमें पहले सैनिक बहुत ज्यादा थे। अब इसका क्या नाम दे दिया, फ्री फोर्स संगठन। और इसने किसका दमन किया है, जर्मनी में जो स्पार्टिकिस्ट जो लीग थी, ठीक है, उसका इसने क्या कर दिया, दमन कर दिया। इसके बाद में जर्मनी में दोहरा संकट आता है। क्या आता है, स्वर्ण भंडार खत्म होने लगे। जो उनके पास सोना चांदी पैसे जो थे वो कैसे होने लगे, खत्म होने लगे। और उसके ऊपर क्या हुआ है, कर्ज भी चढ़ गया। हमने पढ़ा था कि अभी 6 अरब पौंड का क्या चढ़ गया, उस पर कर्ज चढ़ गया। ये कैसा संकट था, ये एक आर्थिक संकट था, ठीक है। 1923 में क्या होता है, जर्मनी ने क्या कर दिया, कर्ज में हर जाने को चुकाने से इनकार कर दिया। अभी पीछे पढ़ा था कि उसके ऊपर क्या चढ़ गया था, कर्ज चढ़ गया था, लेकिन 1923 में उसने इसको चुकाने से इनकार कर दिया। और फ्रांस ने क्या कर दिया, जर्मनी के रूर प्रदेश पर कब्जा कर लिया। तो जो फ्रांस था उसने एक जगह थी जर्मनी के पास रूर प्रदेश, उस प्रदेश पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब क्यों किया, क्यों ऐसा क्या था उस रूर प्रदेश में जिसकी वजह से फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज होगी, फायदे की चीज होगी, जब भी तो उस पर कब्जा कर लिया होगा। तो वहां पे क्या था, कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध था। सही बात है, सॉरी, कोयले के भंडार के लिए ये प्रसिद्ध था, ठीक है। कोयला भंडार यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आया जाता था, इसलिए रूर प्रदेश को कब्जे में ले लिया फ्रांस ने, ठीक है। तो ये जर्मनी से रूर प्रदेश किसके पास चला गया, फ्रांस के पास। आगे क्या होता है, जर्मनी ने मुद्रा को बोलते हैं मार्क। क्या बोलते हैं, मार्क। तो जर्मनी में इसको मार्क बोला जाता है, ठीक है। मार्क को बेहद स्तर पर छापा, लेकिन उसकी मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगा। उसकी जो मुद्रा थी उसका मूल्य तेजी से गिरने लगा। कैसे गिरने लगा, तो एक अमेरिकन डॉलर, एक अमेरिका का डॉलर जो होता था उसके बदले में 24,000 मार्क होते थे। कितना ज्यादा गिर गया, 24,000 मार्क उसके बदले में एक अमेरिकी डॉलर। इसके बाद में युद्ध का अवमूल्यन हुआ। क्या होता है, युद्ध का अवमूल्यन होता है, ठीक है। फिर होता है अति मुद्रास्फीति। ये क्या है, तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने लगी, मार्क की कीमत घटने लगी। अब अमेरिका जर्मनी को इस शंका से निकालने के लिए डात्स योजना बनाता है, ठीक है। यो डात्स योजना है, ये बनाता है। तो हर्जाने की शर्त को दोबारा तय करना था, ठीक है। हर्जाने की जो शर्त थी उसको क्या करना था, दोबारा से क्या करना था, तय करना था, जो वर्साई की संधि में थोपी गई थी। किसके ऊपर थोपी गई थी, जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। तो अमेरिका क्या करता है, जर्मनी को इस शंका से निकालने के लिए एक योजना बनाता है जिसका नाम था डाट्स योजना, ठीक है। इसके बाद में आता है हिटलर।
हिटलर का जन्म होता है। तो हिटलर का जन्म होता है 1889 में ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक जगह है, यहाँ पे हिटलर का जन्म होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये क्या करता है? फौज में भर्ती होता है, फौजी में भर्ती होता है, फौज की सेना में। और ये ठीक है, फिर क्या होता है? वर्साई की संधि से ये आग बबूला हो जाता है। फिर क्या होता है? जो वर्साई की संधि होती है उस टाइम पे यार, तो इससे ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है। तो इस क्या करता है ये? जर्मन में वर्कर्स पार्टी, जो उस टाइम में वर्कर्स पार्टी थी, उसमें 1919 में ये हिस्सा ले लेता है। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर देता है और इसी को बोलते हैं नात्सी पार्टी। ठीक है, ये अपनी खुद की पार्टी बनाता है, इसको बोलते हैं नात्सी पार्टी। ठीक है, इसके बाद में 1923 में क्या होता है? हिटलर ने बेवोरिया क्या है? तो ये बर्लिन का शहर है, जिसको बोलते हैं बर्लिन का शहर, उस पर कब्जा करने की योजना बनाई। लेकिन क्या हो जाता है? ये असफल हो जाता है और कुछ सालों के लिए जेल में चला जाता है देशद्रोह के आरोप में। ये ठीक है, कौन? हिटलर। फिर बाद में हिटलर क्या करता है, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे है मंदी के वर्ष 1429 में क्या होता है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये आता है। ठीक है, इससे क्या वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इससे क्या होता है? 1929 में अमेरिका का जो शेयर बाजार था वो धराशायी हो गया। ठीक है, आर्थिक मंदी शुरू हो गई। इससे क्या होगा? जर्मनी को मिल रही मदद बंद हो गई। तो जो उस टाइम पे अमेरिका जर्मनी का साथ दे रहा था, उसका खुद का काम बिगड़ने लगा, उसका खुद का बाजार ठप पड़ गया। तो वो आर्थिक स्थिति जो उसको जर्मनी को मिल रही थी वो बंद हो गई। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? जो राष्ट्रीय आय थी 1/2 रह गई अमेरिका की। तो अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो आधी हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जर्मनी की मदद कर रहा था इसलिए, और वो जर्मनी के पास तो कुछ भी नहीं था। इससे क्या होता है? जर्मनी सबसे प्रभावशाली कैसे बनी? सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनती है तो सबसे पहले होता है जर्मन में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सहायता जो थी अमेरिका ने कर्ज देकर की थी। अमेरिका ने किसको कर्ज दिया था? जर्मनी को कर्ज दिया था। ठीक है, जब जाके जर्मनी थोड़ी बहुत आगे आई थी। जर्मनी का जो औद्योगिक उत्पादन था वो 40% रह गया था। ठीक है, कितना? 40%। इसके बाद में जो बेरोजगारी थी वो आपराधिक गतिविधि में बदल गई। ठीक है, लोग कैसे होगा? बेरोजगार थे तो उन्हें गुस्सा आने लगा और ये एक अपराधिक गतिविधि में बदल गई। इसके बाद में मुद्रा का अवमूलन होने लगा। मुद्रा का क्या होने लगा? अवमूलन। पीछे हमने पढ़ा है ना। ठीक है, तो इस अवमूलन से लोगों को भय होने लगा। जो लोग थे उनको भय लगने लगा किसका? सर्वधाराकरण का इनको क्या लगने लगा? तो इसका अर्थ क्या होता है? सब कुछ हार जाएंगे। इनको लगने लगा कि अब हम सब कुछ हार जाएंगे, ये इनको डर लगने लगा। ठीक है, इसके बाद में जो बाइबर गणराज्य था, उसकी बाइबर गणराज्य के संविधान में कुछ कमी थी, इसकी कुछ समस्याएं थी। क्या थी? समस्याएं थी। तो जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरा था अनुच्छेद 48। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व में क्या था? किसी भी एक दल की सरकार नहीं बन पाती, गठबंधन वाली सरकार बनती है। तो किसी भी एक दल की सरकार कभी नहीं बन पाती थी, उसमें क्या होता था? गठबंधन वाली सरकार बनती थी। ठीक है, अनुच्छेद 48 में क्या कहता है? शासन केवल अध्यादेश द्वारा चलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई। आपातकाल लागू नागरिक अधिकार को रद्द करना। लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठने लगा। ऐसा कुछ हुआ था जर्मनी में। ठीक है, फिर 1929 में क्या होता है? नात्सी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया और 2.6 वोट उनको मिले। इसके बाद में 1932 में नात्सी पार्टी का प्रभाव बढ़ा और 37% उनको वोट मिले। ठीक है, जो बढ़कर कितने हुआ? 37%। फिर क्या होता है? हिटलर कौन था? तो हिटलर क्या था? कुशल प्रवक्ता था। जर्मनी को दोबारा शक्तिशाली बनाना, वर्साई का प्रतिरोध करना। ठीक है, जर्मनी की प्रतिष्ठा, इसके बाद नौजवानों को रोजगार, सुरक्षित भविष्य, विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा। ऐसा किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। तो इसने क्या किया? पुनर्निर्माण। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए अर्थशास्त्री नियुक्त किया। क्या किया? अर्थशास्त्री नियुक्त किया। हलामार शाख है। ठीक है, इसमें क्या होता था? सरकारी पैसे से कार्यक्रम चलाएंगे। सरकारी पैसे से हम क्या करेंगे? सरकारी कार्यक्रम चलाएंगे। तो 1933 में हिटलर ने लीगल ऑफ नेचर यानी कि पल्ला झाड़ लिया। इससे क्या कर लिया? इसने पल्ला झाड़ लिया। लीगल ऑफ नेचर से इन्हें क्या कर लिया? मतलब हाथ हटा लिया या पीछे हटाया। तो 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और जिसको क्या होता था? चेकोस्लोवाकिया, इस क्षेत्र पर इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो जो चेकोस्लोवाकिया जो क्षेत्र था उसमें क्या था? सुडेनलैंड में था। ये क्या था? सुडेनलैंड में। ठीक है, हिटलर ने आर्थिक विकास के लिए युद्ध के विकल्प का चयन किया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला किया। फ्रांस में इंग्लैंड के साथ भी युद्ध किया। ठीक है, किसने? हिटलर ने। फिर 1940 में क्या होता है? त्रिपक्षीय
संधि होती है। त्रिपक्षीय संधि क्या होती है? जर्मनी ने इटली व जापान के साथ की त्रिपक्षीय। जर्मनी ने किसके साथ? इटली और जापान के साथ एक संधि की। हिटलर अब पूर्वी यूरोप की कल्पना करने लगा। किसकी? पूर्वी यूरोप की कल्पना करने लगा। 1941 में सोवियत संघ पर हमला किया और यही ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी उसकी सबसे बड़ी, क्योंकि उसने किस पे? सोवियत संघ पर हमला किया। पश्चिमी सीमा पर ब्रिटेन से चुनौतियां मिल रही थी। पश्चिमी सीमा पर क्या हो रहा था? ब्रिटेन था जो उससे लड़ाई कर रहा था, इधर से वो तैयार में था। और 1941 में जर्मनी की सेना घुटने पर आ गई। ठीक है, 1947 में जो जर्मनी की सेना होती है वो घुटने टेक देती है। ठीक है, आगे है लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1939 को क्या होता? हिटलर को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने चांसलर का पदभार संभालने मंत्रिपरिषद का सबसे शक्तिशाली पद दिया। किसको? हिटलर को राष्ट्रपति, जिसका नाम था हिंडनबर्ग ने, जिसने चांसलर का पद संभाला। चांसलर एक पद होता है जिसको सारा मंत्रिपरिषद का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। ठीक है, तो सत्ता हनन मतलब हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थान को भंग कर दिया। जर्मनी संसद भवन जो था अग्निकुंड ने रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, इसमें 28 फरवरी 1933 को क्या आता है? अग्नि अध्यादेश अभिव्यक्ति और प्रेस व सभा की आजादी को बंद कर दिया गया। ठीक है, कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों को बंद किया, जिसको ठीक है क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसके बाद कंसंट्रेशन कैंपों में क्या होता है? कंसंट्रेशन कैंपों क्या होता है? तो ऐसे कैंप यहाँ बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट आता है। इसमें क्या होता है? जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो जाता है। तो कब? 3 मार्च 1933 में इनेबलिंग एक्ट आता है, इसमें जर्मनी में तानाशाही स्थापित हो जाता है। ठीक है, आगे है नाथियों का विश्व दृष्टिकोण। तो नाथियों का दृष्टिकोण नस्ल की श्रेष्ठ बताना है। जो नस्ल श्रेष्ठ होगी वही जीवित रहेगी। इस श्रेष्ठता को वही डफिंग के सिद्धांत से जोड़ता है। तो क्या कहा इसने कि जो नस्ल श्रेष्ठ होगी वही रहेगी और बाकी की जो नहीं रहेगी उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डफिंग के सिद्धांत से जोड़ता है। ठीक है, हिटलर ये क्या चाहता था? हमें अपनी मातृभूमि का चित्र पर बनाना है ताकि लोगों को हम आवाज दे सके, ऐसा था इसका हिटलर का मानना। हिटलर की ये थी लेवेस्ट्राउम। ठीक है, इसमें क्या था? जीवित परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा थी। ठीक है, इसमें एक शब्द आता है घेटो। घेटो किसको बोलते हैं? तो किसी समुदाय को और से अलग रखना, किसी समुदाय को औरों से अलग रखना, उसको कहते हैं घेटो। ठीक है, नस्लवादी राज्य की स्थापना। जिंदा वही रहेगा जो जर्मन होगा, नीली आंखों वाला होगा। तो हिटलर ने क्या रखा था कि जो जिंदा रहेगा वो कौन होगा? जर्मनी होगा। और जो नीली आंखों, जिसकी आंखें नीली होंगी वही जिंदा रहेगा। ठीक है, और जो जर्मनी होगा। नस्ली क्या था? शुद्ध, स्वस्थ और नार्किड आर्यों का समाज था चाहते थे। तो नासीवादी जो कैसे समाज को चाहते थे? वो चाहते थे शुद्ध समाज हो, स्वस्थ हो और नार्किड आर्यों का समाज हो। ठीक है, ऐसा समाज ये बनाना चाहते थे। अवांछित मतलब यहूदी जर्मनी में रहने वाले जीएसयू और अश्वेता रूसी व पोलिश मूल के लोग इनको ये अवांछित मानते थे। ईसाइयों का आरोप था ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा है। तो ईसा मसीह को यहूदी ने मारा है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा ईसाइयों ने आरोप दिया था। तो यहूदियों का बचने का जो रास्ता था वो धर्म परिवर्तन था कि अगर यहूदियों को बचना है तो उन्हें धर्म परिवर्तन अपनाना होगा। ठीक है, इसके बाद मौत का सिलसिला चलता है। पहला चरण आता है, इसमें बहिष्कार होता है 1933 से लेकर 1939 तक। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारे बीच तुम्हें नागरिक की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें क्या होता है? नवंबर 1938 में यहूदियों की संपत्ति को तहस कर दिया। घर पे हमले, यहूदी प्रार्थना घर के जला दिए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लॉस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लॉस। ठीक है, ग्लॉस। इसके बाद में दूसरा चरण आता है, इसमें क्या होता है? दंड पाबंदी 1940 से लेकर 1944। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहूदी ने क्या कहा? डेविस का पीला सितारा लाएंगे। तीसरा चरण आता है, इसमें होता है सर्वनाश आ जाता है 1941 के बाद। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। यहूदियों को मालगाड़ियों में भरकर मौत के कारखाने में लाया जाने लगा। तो क्या इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा था यहूदियों के ऊपर कि उनको कहाँ पे? गाड़ियों में भरकर, मालगाड़ियों में भरकर, कहाँ? मौत के कारखाने में। ये कारखाना था, यहाँ पे मौत दी जाती है। ठीक है, उनको। आगे है नात्सी समाज में युवाओं की स्थिति। तो शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना हुई। बच्चों को नात्सी विचारधारा दी गई, यानी कि बच्चों को जो स्टार्टिंग से ही नात्सी विचारधारा सिखाई गई, नात्सी समाज की पढ़ाई करवाई गई। ठीक है, 10 साल के बच्चों को युंग फोक में दाखिल किया गया, यानी कि एक जगह थी युंग फोक। ये नात्सी एक युवा संगठन था, एक संगठन था युवाओं के लिए। जो 10 साल से बच्चे ऊपर होंगे उनको युंग फोक्स में दाखिला दिया जाएगा और यहाँ पे ये नात्सी शिक्षा लेंगे। ठीक है, नात्सी
लीग का गठन हुआ 1922 में, हिटलर यूथ नाम दिया गया। बाद में इसको क्या कर दिया, यूथ लीग जो थी उसको हिटलर यूथ कहा गया। ठीक है, नाजी यूथ लीग, इसका गठन होता है 1922 में, बाद में इसको हिटलर यूथ लीग नाम दिया गया। तो जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते हैं और ना खेल कूद सकते हैं। अवांछित बच्चे यहूदी और जिप्सियों के बच्चे को स्कूल में से निकाल दिया गया है। इस तरीके से हिटलर ने इतना अत्याचार किया था। ठीक है, इसके बाद में महाध्वंस, हेलोकास्ट। नाज़ी तौर तरीकों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में जर्मन से बाहर जाने लगी। ठीक है, कहाँ जाने लगी, जो नाज़ी आखिरी सालों में उस जर्मनी से बाहर जाने लगी। भीषण रक्तपात को युद्ध खत्म होने व जमीन के हार जाने पर देखा गया। यहूदी दुनिया भीषण पीड़ा व अत्याचार को याद रखें जो नाज़ी कत्लेआम में हुई। इन्हीं कत्लेआम को महाध्वंस कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया, इसको महाध्वंस कहा गया। महाध्वंस की नाज़ी सोच क्या थी। 1933 में हिटलर ने कहा मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। क्या है, माँ है। तो 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे की और 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को तमगा और चांदी का तमगा और 8 या उससे ज़्यादा पे सोने का तमगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उसने किसको, माँ को क्या दी थी, एक वो दी थी कि अगर आप 4 बच्चे पैदा होंगे, 6 बच्चे पैदा होंगे, 8 बच्चे पैदा होंगे तो उनको ये मिलेंगे, चांदी का तमगा या सोने का तमगा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, वेरी मोस्ट है। 1 अगस्त 1914 को क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, 9 नवंबर 1918 को जर्मन ने घुटने टेके और युद्ध खत्म कर दिया। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड में घुसना होता है। जर्मनी कहाँ घुस जाती, पोलैंड में। 22 जून 1941 को जर्मनी सेना सोवियत संघ में घुसी। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका विश्व युद्ध में कूद पड़ी जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ। 27 जनवरी 1945 में सोवियत फौज ऑस्टिच को मुक्त कराती है, जो ऑस्टिच होता है उसको ऑस्टिच। ठीक है, 8 मई 1945 में यूरोप में मित्र राष्ट्र की विजय होती है। ठीक है, 1945, और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मैं आपको एक बार पूरी वीडियो का ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है वो एक बार मैं आपको जल्दी से नोट्स दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आप इनके अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर सकें।